लंबे गलियारे में किसी के कदमों की पदचाप सुनकर लेडी पिन बेंच पर से उठ खड़ी हुई। पीछे हटो, लगता है डॉक्टर निहारिका आ गई। मैडम को भीड़ पसंद नहीं। ऑपरेशन को जाते हुए उनका मूड बिगड़ गया तो समझ लो सब। लोग तुरंत पीछे हट गए। अब तक आवाज़ निकट आ चुकी थी। मरीजों के रिश्तेदार जब तक डॉक्टर की तरफ लपक रहे थे, वह ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर चुकी थी, बिना उधर उधर देखे। थोड़ी ही देर में बाहर दरवाजे पर लगा लाल बल्ब जल गया था, यानी ऑपरेशन शुरू हो गया था। विकास, पेशेंट का पति, दम साधे ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलते लाल बल्ब को घूर रहा था। उसकी माँ बेंच पर बैठी थी। विकास, तुझे नहीं लगा कि डॉक्टर कुछ जाने पहचाने सी थी? माँ ने कहा। पता नहीं माँ, बीच में कुछ लोग आ गए थे तो मैं उन्हें देख नहीं पाया। वह माँ की तरफ देखने लगा। डॉक्टर जो भी हो, अभी तो यही चिंता है कि किसी तरह माँ और बच्चा दोनों बच जाए। माँ भी कुछ सोचती हुई बोली। फिर दोनों के बीच चुप्पी पसर गई। इस अस्पताल में 4 ऑपरेशन थिएटर थे। इस समय 3 में ऑपरेशन चल रहे थे, जिनमें से 2 थिएटर में सिजेरियन के ऑपरेशन हो रहे थे और एक में पथरी का। इसीलिए बरामदे में तीनों मरीजों के रिश्तेदार इकट्ठे होकर अपने अपने दुख सुख साझा कर रहे थे। किसका मरीज कब से बिस्तर पर है और कितना खर्चा हो गया है, आदि आदि का बड़ा हिसाब बन रहा था। सभी को एक दूसरे के परिवार से सहानुभूति थी। बीच बीच में वे अपने मरीजों वाले ऑपरेशन थिएटर को भी देख लेते। पथरी वाला मरीज 56 वर्ष का था। उसकी पत्नी गांव की थोड़ी पढ़ी लिखी किंतु सभ्य स्त्री थी, जो बड़े धैर्य से अपने बेटे को बाप की बात मानने की जरूरत समझा रही थी। सिजेरियन वाली दोनों स्त्रियों का पहला प्रसव था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। धीरे धीरे विकास की माँ भी उन लोगों की तरफ उन्मुख होने लगी थी। विकास का ध्यान जब उधर गया तो वह चौंक गया। माँ को बुलाकर वह बरामदे के किनारे खुली हुई खिड़की के पास ले गया। इस तरफ पीठ करके वह माँ के साथ बातें करने लगा, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ अधिक बोले। पता नहीं उसके मुंह से क्या बात निकल जाए जो उसके लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। अभी उन दोनों को वहाँ खड़े मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि उन्हें अपनी पीठ पीछे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। विकास पलटा तो उसे सीढ़ी से उतरती डॉक्टर का सफ़ेद कोट मात्र ही दिखाई दिया। दोनों भागते हुए थिएटर के पास तक आए। तब तक 2 वार्ड बॉय उसकी पत्नी को स्ट्रेचर लेकर बाहर आ रहे थे। कपड़े में लिपटा नवजात बालक नर्स की गोद में था। बेटा है, कहकर नर्स आगे बढ़ गई। विकास पत्नी की तरफ लपका तो हटो हटो कहते वार्ड बॉय तुरंत ऑपरेशन थिएटर के साथ लगे इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़ गए। अभी यह दोनों माँ और बेटा हक्का बक्का खड़े ही थे कि वहीं डॉक्टर थिएटर से बाहर आए, जिसने कागजों पर विकास के हस्ताक्षर करवाए थे। शिप्रा, शिप्रा के साथ कौन है? दोनों माँ बेटा एक साथ डॉक्टर की तरफ लपके। देखो, शिप्रा की हालत ठीक नहीं है। हाँ, बच्चा ठीक है। डॉक्टर थोड़ा रुककर अपनी बात का प्रभाव देख रही थी। बच्चे को माँ जी आप घर ले जा सकती हैं, मैं लिख देती हूँ, कहते हुए वह एक तरफ चलने लगी। आप मिस्टर विकास जी? मेरा नाम विकास कुमार है। हाँ तो विकास कुमार जी, आप मेरे साथ आइए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, इन्हें भी ले आइए और बच्चा भी लेकर माँ जी को दे दीजिए। विकास चुपचाप लेडी डॉक्टर के पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह गोद में बच्चा और हाथ में दवाइयों की चिट लिए माँ के पास आ गया। फिर दोनों ही बाहर निकल गए। माँ, तुम बच्चा लेकर घर चले जाओ, मैं देख लूँगा। विकास ने माँ को टैक्सी में बिठा दिया और खुद मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गया। दवाइयाँ लेकर वह वापस लौटा। उसने उसी डॉक्टर के कमरे का पर्दा उठाया जिसने दवाइयाँ लिखी थी। डॉक्टर कमरे में नहीं थी। वहाँ एक महिला कर्मचारी कुछ सामान इधर उधर रख रही थी। डॉक्टर साहिबा, विकास की बात पूरी होती इससे पहले ही वह लड़की बोल उठी। राउंड पर है? विकास अभी सोच ही रहा था
कि अंदर कमरे से आवाज़ आए, मालती कौन है? जी मैडम, वो जिनकी पत्नी का ऑपरेशन से बेटा हुआ है। मालती दौड़कर अंदर जा चुकी थी। भेज दो। लेकिन मालती को बाहर आना नहीं पड़ा। विकास उसके पीछे ही खड़ा था। भीतर आ गया। बैठो, डॉक्टर ने बिना पीठ मोड़े ही कहा। वह स्क्रीन पर एक एक्सरे फिल्म को बड़े ध्यान से देख रही थी। विकास चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। तुम? डॉक्टर ने जैसे ही कुर्सी घुमाई, विकास जो आतुरता से डॉक्टर के घूमने का इंतजार ही कर रहा था, ऐसे चौंका जैसे हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। डॉक्टर निहारिका, जो अब तक विकास को देख ही नहीं पाई थी, उसके तुम कहने पर कुर्सी से एकदम उठकर खड़ी हो गई और आंखें फाड़े उसे देख ही रही थी, अवाक सामने खड़ी आदमी को सच माने या झूठ। लेकिन अगले ही क्षण उसने स्वयं को संयत कर लिया और कुर्सी पर बैठकर नज़र सामने रखे कागजों पर जमा दी। क्यों आए हो? वह शिप्रा? विकास अभी तक संभल नहीं पाया था। हाँ, तो वह तुम्हारी पत्नी है। निहारिका ने कागजों पर साइन करने शुरू कर दिए थे। मालती एक तरफ खड़ी अभी अपने काम में मग्न डॉक्टर निहारिका को और कभी हैरान परेशान खड़े व्यक्ति को देख रही थी। इतना तो वह भी समझ चुकी थी कि उन दोनों का आपस में कुछ संबंध है, लेकिन क्या यह बात उसकी छोटी सी बुद्धि से बाहर थी। दवाइयाँ दिखाओ। निहारिका ने रूखे से हाथ बढ़ाया तो विकास ने दवाइयाँ जो वह बाजार से लाया था दिखा दी। सारी दवाइयों की पर्ची से मिलाते हुए डॉक्टर निहारिका ने कॉल बेल का स्विच दबा दिया। नर्स के आने पर उसे कैसे क्या करना है समझाकर दवाइयाँ नर्स को दे दी। विकास अभी तक खड़ा था। निहारिका के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तुम अभी तक खड़े हो? जाओ, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। अगर उसे 24 घंटे के अंदर होश आ जाए तो बच सकती है, अन्यथा। फिर वह पेन बंद करके कोट की जेब में डालती हुई कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मालती, कमरा बंद कर दो। इन दिनों डॉक्टर निहारिका मनाली के अस्पताल में सर्जन थी। विकास उसे जाते हुए देखता रह गया। शिप्रा की हालत अच्छी नहीं थी। दूसरे दिन निहारिका ने अपनी ड्यूटी दूसरे वार्ड में लगवा ली। वह बेमतलब विकास से टकराना नहीं चाहती थी। इस समय विकास का भी पूरा ध्यान शिप्रा की बीमारी पर था। वह इस समय सब कुछ भूलकर पत्नी की देखभाल कर रहा था। लेकिन पूरी मेहनत और देखभाल के बाद भी शिप्रा को डॉक्टर बचा नहीं सके। इसके बाद 2 महीने तक विकास दिखाई नहीं दिया। निहारिका भी उसे लगभग भूल गई थी। डॉक्टर शशांक सिन्हा के घर की सीढ़ियाँ उतरते हुए नेहरू मेडिकल कॉलेज के CMO ही बोले थे, निहारिका, तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई, वाह। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि चीर फाड़ करने वाली डॉक्टर इतना अच्छा नाच और गा भी सकती है। कमला भाई वाह। CMO की आंखों में अपने लिए इतनी प्रशंसा देखकर निहारिका सक कुचा रही थी। ठीक है, फिर मिलते हैं कह के CMO अपने फ्लैट की ओर मुड़ गए और एक सहयोगी डॉक्टर बोले, चलो इसी खुशी में आज तुम्हारे ही क्वार्टर में चलकर बढ़िया सी चाय पीते हैं। चलो ना। निहारिका ने अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्हें इनविटेशन दिया। सारी सहयोगी डॉक्टर निहारिका के सिटिंग रूम में सोफे पर आकर आराम से पसर गई। सुरीली निहारिका ने नौकरानी को आवाज़ लगाई, बढ़िया सी चाय पिलाओ। निहारिका, ये सब कहाँ सीखा भाई? एक डॉक्टर बोल उठे। बस यूं ही बचपन से शौक रहा। कुछ माँ सिखा दिया करती थी और कुछ घर में पैर चलाती रहती थी। निहारिका बराबर सकुचा रही थी। हुआ यूं कि डॉक्टर शशांक का ट्रांसफ़र शिमला में से ऊना के लिए हो गया था। उसी की विदाई पार्टी थी। कल सब लोग हुल्लड़ कर रहे थे कि निहारिका बोल उठी, अरे कोई ढंग से नाचो भाई, यह क्या बेकार मटक पटक कर रहे हो? तुम ही नाच लो ना, दूसरों को क्या कह रही हो? डॉक्टर नीलम अग्रवाल तुनक गई। निहारिका घबरा गई। उसने तो यूं ही कह दिया था, किंतु अब तो सारा स्टाफ ही
निहारिका के पीछे पड़ गया। देखो भाई निहारिका, नाचना तो तुम्हें अब पड़ेगा, या तो यह बात ना कहती। डॉक्टर सिंह मूंछों पर ताव देने लगे। मामा, मुझे कहाँ आता है नाचना। निहारिका, अगर तुम्हें नहीं आता तो ऐसा नहीं कहती। और कुछ डॉक्टर से ने उन्हें पकड़कर खड़ा कर दिया। फिर तो झटपट टेप रिकॉर्डर पर चलती धुनों वाले गाने एक के बाद एक लगाए जाने लगे और निहारिका नाचती रही। फिर सबके आग्रह पर उन्होंने कांगड़ी लोकगीत भी सुनाया। इस गीत पर निहारिका को खूब दाद मिली। इस समय सारी बातचीत उसी संदर्भ में हो रही थी। लोग डॉक्टर शशांक को विदा करके लौट रहे थे। निहारिका का फ्लैट पहले पड़ता था, इसीलिए सब वहीं जमे हुए थे। चाय पीकर सभी लोग उठ खड़े हुए थे। अभी वे निहारिका से विदाई मांगते कि दरवाजे की कॉल बेल बजी। सुरीली जूठे बर्तन वहीं छोड़कर दरवाज़ा खोलने चले गए। डॉक्टर निहारिका से मिलना है, अजनबी ने कहा। आप कौन हैं? मैं खुद ही उन्हें बता दूंगा, तुम हटो, नहीं तो वे गुस्सा करेंगी। भीतर और लोग भी हैं। सुरीली रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी, तभी भीतर से आवाज़ आई। कौन है? सुरीली अब तक आदमी को एक और हटा चुकी थी। निहारिका, देखो, तुम्हारी नौकरानी मुझे भीतर आने ही नहीं दे रही है, कहता हुआ विकास कमरे में आ चुका था। अच्छा निहारिका, हम लोग चलते हैं। वे सब तो पहले से ही खड़े थे, बाहर निकल गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? निहारिका का मूड बिगड़ चुका था। लो, यह भी कोई बात हुई? पति अपनी पत्नी के घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? विकास बेशर्मी से सोफे पर बैठता हुआ बोला। चाय के लिए तो कह दो। सुरीली, जो हकी बकी उन दोनों की बातें सुन रही थी, किचन में जाने लगी तो निहारिका ने उसे डांट दिया। यह बर्तन उठा और अपना काम करो। जाते हुए बर्तन उठाती हुई सुरीली सोच रही थी कि डॉक्टर साहिबा को यहाँ आए 3 साल हो गए। आज तक तो किसी को भी पता नहीं कि इनकी शादी हो चुकी है। अब यह पति अचानक आकर टपक गया। अब तक कहाँ था? घर में तो इस आदमी का फोटो भी नहीं है, बस डॉक्टर साहिबा के माता पिता का और खुद डॉक्टर निहारिका का ही फोटो था। फिर डॉक्टर निहारिका ने कभी बिंदी भी नहीं लगाई। फिर पता नहीं क्या हुआ कि डॉक्टर निहारिका जोर से चिल्लाई तो सुरीली भागती हुई बाहर आई। देखा, वह आदमी जो खुद को डॉक्टर निहारिका का पति कह रहा था, चुपचाप बाहर जा रहा था। निहारिका सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। सुरीली ने दरवाज़ा बंद करके चिटकनी लगा दी। अब वह सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। यह आदमी कौन है, पूछने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी। 2 महीने इसी तरह गुजर गए। अब विकास अक्सर ही आने जाने लगा। विकास के इस तरह आने जाने के कारण अब तक अस्पताल में सबको पता चल चुका था उनके रिश्ते के बारे में। विकास कुमार भारतीय स्टेट बैंक का एक सादा सा एम्प्लॉय कुछ 6 महीने पहले पॉल से ट्रांसफ़र होकर शिमला आया था। शिप्रा के साथ उसका सब कुछ ठीक चल रहा था कि प्रथम प्रसव के समय ही बेचारी चल बसी। लेकिन जाते जाते वह उसे निहारिका से दोबारा मुलाकात का अवसर तो दे ही गई। निहारिका उसे चाहे कितना भी टालती, पर तीसरे चौथे दिन एकाध चक्कर लगा ही जाता। एक दिन तो उसने हद ही कर दी थी। उस दिन वह अपनी माँ को भी साथ ले आया। विकास की माँ ने भी निहारिका से विकास को क्षमा कर देने के लिए बहुत ही अनन्य विनय से काम लिया। निहारिका ने सास को तो कुछ नहीं कहा, किंतु सुरीली को आवाज़ बंद करने का आदेश देते हुए कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो ताकि कोई आवारा जानवर भीतर ना घुस आए। और वह उन दोनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल गई। यह उनके लिए भयंकर अपमान से कम नहीं था, लेकिन विकास पर शायद इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। दूसरे ही दिन वह निहारिका के ऑफिस आ धमका। विकास के भीतर कदम रखते ही निहारिका कुर्सी से उठ खड़ी हुई और मालती को बिना कुछ कहे बाहर निकाल गई। निहारिका विकास और उसकी माँ के बारे में सोच ही रही थी और अपने कल के व्यवहार और उन दोनों की प्रतिक्रिया के बारे में विचार कर रही थी। यह सोच रही थी कि कितने ढीठ लोग हैं दोनों माँ बेटा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसके और विकास के अलग होने में विकास की माँ का भी कम योगदान नहीं था। इसीलिए वह भी किसी सम्मान के अधिकारी तो हरगिज नहीं हो सकती। इसीलिए निहारिका ने जो किया वह ठीक ही किया।
चाहे वह उसकी सास ही क्यों ना थी। रहा विकास, तो वह आज भी किसी प्रकार के सम्मान का अधिकारी नहीं है और कल भी नहीं था। आज फिर विकास निहारिका के फ्लैट पर आ गया। वह पूरे जोर शोर से स्वयं को निहारिका का पति सिद्ध कर रहा था। जी ने उसे जैसे तैसे देखा, दफा तो कर दिया, लेकिन समस्या को गंभीर जान निहारिका उसे छुटकारा पाने की तरकीब पर विचार करने लगी। उसने धीरे से पैर उठाकर सोफे पर फैला दिए और वहीं लेट गई। उसे पापा की याद आ गई। ऐसे समय में उसे वह कितनी अच्छी तरह से सही राय देते थे। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति और भी था जिसका दरवाजा वह इस समय खटखटा सकती थी। वह थे डॉक्टर विजय त्रिपाठी। किंतु इस समय तो ना उसके पापा ही थे और ना ही डॉक्टर विजय। अब तो उसे उसका प्रकाश स्वयं ही बनना था। यादव की अंधी गुफा निहारिका के लिए रास्ता बनाती गई और निहारिका उसमें धंसती चली गई। निहारिका के पापा का आग्रह था कि वह कुछ ही वर्षों में रिटायर होने वाले हैं। जो पैसा उन्हें रिटायरमेंट पर मिलेगा उसमें निहारिका का विवाह हो जाएगा। इसीलिए निहारिका को उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन निहारिका पर तो डॉक्टर बनने की धुन सवार थी। उसकी माँ भी उसका साथ दे रही थी। माँ का कहना था कि इतनी पढ़ाई के बाद वह बेटी की उम्मीदों पर पानी ना फेरे। लेकिन पापा की चिंता अपनी जगह पर स्थिर थी और निहारिका अपनी पढ़ाई के आगे किसी बात को भी प्राथमिकता नहीं दे रही थी। दोनों अड़े हुए थे और निहारिका की पढ़ाई बतूर जा रही थी। डॉक्टर विजय त्रिपाठी निहारिका के पापा के अच्छे दोस्तों में से थे। वह भी निहारिका की पढ़ाई पूरी करने के पक्ष में थे। इस प्रकार निहारिका के पक्ष में दो और विपक्ष में एक वोट होने से उसकी पढ़ाई चलती रही। घर में तनातनी बढ़ती रही और निहारिका अपनी पढ़ाई पूरी करके आखिरकार डॉक्टर बन ही गई और उसे अप्रेंटिस भी मिल गया। भाग्य कहिए कि फिर उसी अस्पताल में उसे अस्थायी नौकरी भी मिल गई। समय बीतने लगा और पापा की रिटायरमेंट का समय निकट आता गया। पापा ने हार नहीं मानी थी और वह निहारिका के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश में लगे रहे। इसी बीच उन्हें बैंक में विकास कुमार का एक अविवाहित लड़का कुल्लू से ट्रांसफ़र होकर आया तो बातचीत में निहारिका के पापा ने उनसे निहारिका के रिश्ते की बात चलाई। उसके घर वाले और विकास तुरंत ही उनका प्रस्ताव मान गए। अब पापा ने निहारिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बीच विकास कुमार ने भी उनके घर आना जाना शुरू कर दिया ताकि वह निहारिका को प्रभावित कर सके। आखिर उनकी इच्छा के आगे माँ बेटी दोनों को झुकना पड़ा। निहारिका का भाई तो पढ़ाई के लिए विदेश को गया कि फिर लौटा ही नहीं। इसीलिए भी निहारिका के पापा को निहारिका की ज़्यादा चिंता थी। वह सोचते थे कि उनकी बेटी अपने घर चली जाए तो उनका कर्तव्य पूरा हो जाएगा। विदेश गए बेटे पर तो उन्हें कुछ भी उम्मीद नहीं थी और वह निहारिका की शादी में आया भी नहीं था। हालांकि उन्होंने उसे पत्र भी लिख दिया था और फ़ोन भी कर दिया था। शादी के कुछ समय बाद निहारिका ने विकास से नौकरी जारी रखने की बात की। उसकी छुट्टियां समाप्त हो रही थी। निहारिका की बात सुनकर विकास कुमार ने डपट कर कहा, चुपचाप घर में बैठो और घर का काम देखो। और इतना कहकर उसने बात खत्म कर दी। जब निहारिका ने उसे अपने पापा को दिए वचन की याद दिलाई तो वह उबलने लगा। इतना ही नहीं, विकास की माँ ने भी निहारिका की नौकरी का जमकर विरोध किया। फिर इसी बात को लेकर उनकी आपस में आए दिन तकरार होने लगी। निहारिका रोज हॉस्पिटल जाने को कहती और कलह हो जाती। बात बढ़े तो विकास बिना कुछ कहे एक दिन निहारिका को उसके पापा के घर छोड़ गया। उन लोगों का सोचना था कि निहारिका की अकड़ टूट जाएगी और वह लौटकर फिर ससुराल आ ही जाएगी। परंतु न तो उन लोगों ने उसे बुलाया और न ही निहारिका अपने आप ससुराल गई। ब्याही हुई बेटी पापा के घर में बैठी थी तो पापा को चैन कैसे पड़ता। वह अक्सर ही सोचते कि विवाह की बात चलने पर विकास कुमार ने ही तो कहा था कि उसे निहारिका की नौकरी से कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए निहारिका ने हाँ कह दिया था। फिर अब वह इस पद पर विवाह क्यों खड़ा कर रहा था। इस बात को याद दिलाने के लिए एक दिन पापा विकास कुमार से मिलने बैंक जा पहुंचे। निहारिका की बात छेड़ते ही विकास तुरंत कर बोला, उसे तो आप डॉक्टर बनाए रखिए, मेरे घर में डॉक्टर की नहीं बीवी की जरूरत है। इतना कहने के साथ ही वह उठकर बैंक से बाहर निकल गया। हताश निराश लौटे पापा ने दूसरे ही दिन निहारिका को हॉस्पिटल जाने की इजाज़त दे दी। वह समझ गए थे कि बात बनने वाली नहीं है
और निहारिका नौकरी पर वापस शिमला चली गई। शिमला आकर उसे पता चला कि उसे जब सर्जन की ट्रेनिंग के लिए जाने का मौका मिलने वाला है, वह सब कुछ भुलाकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। लेकिन माँ को ऐसा धक्का लगा कि वह बिस्तर पकड़ ली। माँ अधिक दिन इस सदमे को नहीं झेल सकी। पापा अकेले रह गए। अब तक तो उसकी पोस्टिंग भी राजीव गांधी अस्पताल में हो गई थी। इसके साथ ही उसने सर्जन की पढ़ाई शुरू कर दी थी। घर में अकेले रह गए थे। वह पापा को लेकर अक्सर ही परेशान रहती थी। निहारिका चाहती थी कि पापा उसके पास आ जाए, लेकिन वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। हाँ, कभी कभार वे कुछ दिनों के लिए शिमला आ जाते और बेटी के साथ कुछ समय बिताते, फिर अपने घर वापस लौट जाते। जब वह उनके लिए बहुत परेशान होती तो पापा ही उसका हौसला बढ़ाते। पर सच तो यह था कि उन्हें कहीं न कहीं अपराध बोध जरूर था। निहारिका के बार बार उन्हें शिमला आ जाने के लिए आग्रह करने पर वे कहते, मैं ठीक हूँ निहारिका, रामलाल मेरी देखभाल कर लेता है, तुम अपनी चिंता छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। निहारिका को शिमला में रामपुर की खबरें पापा से मिलती। वह शिमला की सर्दी में छुट्टी लेकर घर चले जाती और पापा के साथ समय व्यतीत करती। डॉक्टर विजय त्रिपाठी भी अब तक रिटायर हो चुके थे। दरअसल निहारिका को डॉक्टर बनाने का सुझाव उन्होंने ही अपने दोस्त को दिया था, इसीलिए वह हर बार निहारिका की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते। इस बार सर्दी की छुट्टियों में वह घर आई तो पापा को बेहद परेशान देखकर पूछ लिया, आपको क्या हुआ है? आप तो कहते थे रामलाल आपकी देखभाल कर लेता है। वह पापा की आराम कुर्सी के पास धरती पर ही बैठ गई और बोली, मैं तो ठीक हूँ निहारिका, पर डॉक्टर विजय ठीक नहीं है। इसके अलावा एक बात और भी है, विकास एक गरीब लड़की को पत्नी बनाकर घर ले आया है, पर उसने उससे शादी नहीं की है। लोगों से कह रहा है कि उसकी नौकरानी है, पर असलियत सब जानते हैं। तो लाओ ना, तुम कहो तो मैं केस दर्ज कर दूं, तुम साइन कर दो, जाने दो पापा। जब मेरा उससे कुछ लेना देना ही नहीं तो वह कुछ भी करता फिर रहा है। बस मैं तो एक बार सर्जन बन जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा, तेरे और तेरी माँ के विरोध के बावजूद मैंने हटकी और तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं पापा, भगवान जो चाहते हैं वैसा ही होता है। यह आप ही तो कहा करते हैं ना, फिर आपने कुछ गलत किया, बस भगवान को यही मंजूर था, इसीलिए यह सब हो गया। अब आप मन में इस तरह के विचार कभी न लाइए। पापा ठंडी सांस लेकर रह गए और निहारिका फिर से शिमला चले गए। पापा का साथ भी कब तक रहता? पहले इकलौता बेटा परदेश जा बसा, फिर निहारिका का विवाह टूट गया और उसकी माँ का वियोग, सब मिलकर उनके लिए घातक बन गए। ऐसे में कुछ वर्ष तो डॉक्टर विजय ने उसे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी और हर तरह उसका मार्गदर्शन करते रहे। परंतु पुराने बात तो झड़ने ही थे। खटखट खिड़की के पट बजे तो निहारिका चौंकी। सुरीली को आवाज़ देकर उसे खिड़की बंद करने को कहा। बाहर जोर की आंधी चढ़ रही थी। खुली खिड़की से होकर बाहर से हवा के साथ बाग के पत्ते और धूल धक्कड़ भी कमरे में आ गए थे। ऐसी आंधी बनकर विकास उसके जीवन में आज फिर आ थमका और अपने साथ ले आया था ऐसी ही अतीत का वह धूल धक्कर जिसे डॉक्टर विजय त्रिपाठी के स्नेह ने उजालों की वर्षा से धो पहुँचकर साफ किया था। वह फिर लौट चली अतीत में। अब उसने अपना रामपुर शहर का घर किराए पर दे दिया था। इस घर का एक छोटा हिस्सा तो पहले से ही किराए पर था, किंतु अब निहारिका ने वह छोटा भाग अपने लिए रखकर बड़ा हिस्सा किराए पर उठा दिया। 3-4 छुट्टियां पड़ने पर ही वह रामपुर जाती और मकान का किराया लेकर लौट आती। किराएदार भी सज्जन थे, वह जब भी चाहती उसे किराया मिल जाता। इस बार भी वह छुट्टी में घर आई थी। आते ही उसने अपनी बचपन की सहेली संध्या को फ़ोन किया, जो शहर में ही ब्याही गई थी। संध्या ने रात के खाने के लिए उसे अपने ही घर बुला लिया। कल का पूरा दिन निहारिका के पास था, उसे परसों शिमला लौटना था। दोनों ने उस दिन सरहान घूमकर आने का कार्यक्रम बनाया और सुबह ही संध्या घर से खाना बनाकर साथ ले आई थी। सरहान पहुंचकर भीमा काली के मंदिर की तीनों सीढ़ियां लांघकर उन्होंने अपना सामान वहां रख दिया जहां सभी दर्शनार्थियों का सामान रखा हुआ था। हाथ पैर धोए और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। 8-10 सीढ़ियां चढ़कर खुले आंगन में 2 समांतर खड़े मंदिरों में से वे दोनों पहले पुराने मंदिर पास गई। इस मंदिर की परिक्रमा करके वे दोनों मुख्य और नवीन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। अब तक वे दोनों भीमा काली मंदिर के दूसरे तल तक आ पहुंची थी, जहां भी 5 फीट का चांदी के
पटरे से मंडा दरवाजा सदा की भांति आज भी मोटे से ताले के साथ बंद पड़ा हुआ था। तभी तंग सीढ़ियों की छत से निहारिका का सिर टकराया, जो संध्या झट से बोल उठी, पता नहीं कितनी बार आ चुकी है मंदिर, फिर भी तेरा सिर टकरा ही जाता है। झुककर न चलने का यही नतीजा होता है ना। हंसती बात करते करते वे लोग मंदिर में पहुंच चुके थे। यहाँ तो झुके बिना अंदर जा ही नहीं सकते, दरवाजा इतना छोटा है। निहारिका फिर हंसती। पीतल के जंगले के बाहर पुजारी एक और कालीन पर बैठा सबको चरणामृत और प्रसाद बांट रहा था। इन दोनों ने भी दान पात्र में कुछ सिक्के डाले, अपने सिर पर हाथ रखकर पुजारी से तिलक लगाया और प्रसाद लेकर बाहर निकल आए। परिक्रमा के बरामदे में खड़े होकर कुछ देर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के सौंदर्य को आंखों से पीती रही। वहां से भी बाहर निकल आए। सीढ़ियां उतरकर अब वे लकड़े के मंदिर की ओर बढ़ रही थी। तभी संध्या ने उसे इशारा किया तो उसने देखा कि सामने से विकास मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके साथ उसकी माँ और छोटी भाभी थी, लेकिन उसका ध्यान उन दोनों की ओर नहीं था। फिर भी वे दोनों झट से दीवार की आड़ में छिप गए। निहारिका, मुझे पता है इसकी सगाई ऊना से हो रही है। आजकल यह वहीं पर पोस्टेड है। सुना है वहाँ स्वयं को अविवाहित बताकर इसने किसी लड़की को पटा लिया है। संध्या कह रही थी, क्यों, वह कुल्लू वाली कहाँ गई? अरे, गांव की औरतें कभी सहती है ऐसा? वह तो 6 ही महीने में भाग गई। छोड़ ना संध्या, हमें क्या लेना है विकास से और उसकी शादियों से। निहारिका का मूड उखड़ गया। लगता है, पर तू उस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? तुझे तलाक दिए कभी एक को लगा रहा है, कभी दूसरे को। वह चाहे तो 10 ले आए, मेरे मन में तो वह कभी बैठा ही नहीं। बेचारे अब पापा अपनी भूल पर ही घुल घुल कर मर गए। मुझे तो बस अपने पापा के लिए दुख है। निहारिका ने एक ठंडी सांस ली। मैडम, चाय ले आओ। सुरीली ने फिर उसे अलर्ट मान में ला दिया था। हाँ हाँ सुरीली, तुम ठीक टाइम पर पूछने आई हो। जाओ 2 कप चाय लाओ, विकास ने दरवाजे पर से ही कहा। सुरीली, मैंने तुम्हें कहा क्या लाने के लिए? जाओ अपना काम करो। चलो, चाय नहीं पिलाना चाहती हो तो ना सही, तुम्हारी मर्जी। विकास ने दोनों हाथ झटके। पर अब ये मत कहना कि बैठो भी नहीं। कहता हुआ विकास निहारिका के पास ही सोफे पर बैठने लगा तो निहारिका एकदम वहां से उठकर कुर्सी पर जा बैठी। विवश होकर विकास को दूसरी कुर्सी पर बैठना पड़ा। निहारिका जान चुकी थी यदि वह अंदर बेडरूम में गई तो विकास वहां भी आ धमकेगा, जो वह कभी सहन नहीं कर सकेगी। पता नहीं कैसे कैसे ढीठ लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं कि न अपनी इज्जत का ख्याल है न बेइज्जती का, फिर उन्हें किसी और की इज्जत का क्या ख्याल होगा। निहारिका रिवासी हो रही थी। क्यों भाई डॉक्टर निहारिका, अपनी पत्नी के घर आने में क्या बेइज्जती होती है? मिस्टर विकास कुमार, निहारिका ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। बात तो तुम्हें उस समय सोचनी चाहिए थी जब तुम मुझे मेरे पापा के दरवाजे पर छोड़ आए थे। क्या जब तुम कुल्लू से नई पत्नी लाए थे, या फिर जब सिप्रा से विवाह किया? इतनी सारी करतूतों के बाद भी अब तुम मुझको चारा डालने की कोशिश कर रहे हो। निहारिका का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। नहीं निहारिका, तुम गलत सोच रही हो। मैं किसी को चारा नहीं डाला, बस अपनी रूठी हुई पत्नी को मना रहा हूँ। वह भी तब जब एक छोड़कर भाग गई और दूसरी भगवान को प्यारी हो गई। तुम चाहती तो सिप्रा को बचा सकती, पर तुमने जानबूझकर अपनी ड्यूटी बदलवा ली ताकि तुम अपनी सोच को बचाने की जिम्मेदारी से बच सको। यदि सिप्रा बच जाती फिर तुम मेरा पीछा नहीं करते क्या? हाँ, मेरा घर नहीं उजड़ता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? और अब तुम्हें उसका भुगतान तो करना ही होगा ना। फिर मैं भी तुम्हारा गुस्सा दूर करके तुम्हें मनाकर अपने घर ले जाऊंगा। ठीक रहेगा ना? मिस्टर विकास, मैं तुम्हारी शक्ल ना पहले देखना चाहती थी ना अब देखना चाहती हूँ, बल्कि सच तो यह है कि तुम्हारी शक्ल में कभी भी नहीं देखना चाहती। जिस आदमी के कारण मेरे पापा को सारी उम्र घुट घुट कर जीना पड़ा और वे मेरे सामने खुद को अपराधी मानते रहे, उस आदमी को मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ? और एक तुम ऐसे ढीठ हो कि तुम पर इन सब बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और फिर कभी इधर मत आना, वरना क्या बताऊँ? वरना पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। विकास बड़ी बेशर्मी से हंसा। अरे भाई, हमें भी तो पता चले कि
कि ऐसा कौन सा कानून है जो पति को पत्नी के घर आने से रोकेगा। थोड़ा रुककर बोला, खैर अभी तो मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भी जा रहा हूँ, मगर मेरे लौटने तक फैसला कर लेना कि मैं यहाँ रहने आऊँ या तुम मेरे पास आ रही हो। अच्छा ज़बरदस्ती है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और कान खोलकर सुन लो कि ना तुम यहाँ आ सकते हो और ना मैं वहाँ आ रही हूँ। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। विकास बेशर्मी से हंसता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। सुरीली पिछले दरवाजे में खड़ी अपने मैडम की बेबसी देख रही थी। वह सोच रही थी, बेचारी डॉक्टर की कुछ भी तो नहीं कर सकती, डरती है शोर होने से, लोगों में बदनामी होने से डरती है, और भी न जाने किस बात से डरती है। अगर मेरा आदमी होता ना तो मैं अब तक लकड़ी काटने वाले दराज से उसके काट काट कर टुकड़े कर देती। यह इज्जत भी बहुत बुरी चीज़ है, कोई अपने मन की बात भी किसी से नहीं कह सकता। इसे तो हम गरीब ही अच्छे हैं, कम से कम जो मन में आया कह दिया। और छुट्टी पर यह आदमी, राम राम, यह कितना बेशर्म है। डॉक्टर निहारिका रोज ही इसकी बेइज्जती करती है, पर इस पर कुछ भी असर नहीं होता। बीवी के होते हुए दो दो औरत ब्याह लाया और अब भी निहारिका जैसी बड़ी डॉक्टर से रिश्ता निभाने की उम्मीद रखता है। सुरीली अचानक निहारिका की पुकार पर चौंक उठी। वह, खाना लगाओ, सुबह 2 सर्जरी है और यह कमबख्त जब तब आकर मूड खराब कर जाता है। निहारिका बड़बड़ाई और डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। अब तक विकास कुमार जा चुका था। निहारिका सोच रही थी कि उसने तो पापा को दहेज का सामान वापस मांगने से भी मना कर दिया था। अगर उसका पेट भर जाता है तो खा लेने दीजिए कहकर पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन यह तो जो की तरह चिपक गया है। किससे कहे निहारिका क्या करे। अब तो डॉक्टर विजय भी नहीं रहे जिनका उसे सहारा था, ले देकर एक संध्या ही जो थी जिसे वह अपने मन की कह सकती। इसीलिए निहारिका ने संध्या को फ़ोन करके अपना मन हल्का किया। इधर सभी डॉक्टर्स को और सभी स्टाफ को भी निहारिका से हमदर्दी थी, क्योंकि सिप्रा का ऑपरेशन तो इसी अस्पताल में हुआ था ना। यह तो तय था कि निहारिका विकास से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन विकास सही गलत किसी भी हथियार को प्रयोग करने से बाज नहीं आ रहा था। हद यह कि एक दिन वह बच्चे को भी निहारिका के क्वार्टर में छोड़ गया कि शायद बच्चे को देखकर उसके दिल में ममता जाग जाए, पर उसने तुरंत ही सुरीली के हाथों बच्चे को उसके घर वापस भिजवा दिया। विकास कई दिनों बाद शिमला वापस आया था। आते ही नहा धोकर तैयार होने लगा। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ तो उसे याद आया कि यह टेबल भी निहारिका का ही था। वह बालों में कंघी घुमाते हुए सीटी बजाने लगा। अभी वह जूते पहने ही जा रहा था कि कॉल बेल बज उठी। बाहर आकर देखा, माँ जिस आदमी को साथ लेकर आ रही थी वह एक वकील था। अभी विकास कुमार कुछ पूछता कि वह बोल उठा, मिस्टर विकास कुमार, आप ही है जी? हाँ कहिए, यह लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। उसने कुछ कागज़ विकास की ओर बढ़ाए तो विकास अचकचा कर बोला, यह क्या है? पढ़ लीजिए। डाइवर्स पेपर है क्या? डॉक्टर निहारिका ने आपके खिलाफ तलाक का केस फाइल किया है। अगर मैं उसे तलाक न देना चाहूँ तो? वह ढिठाई दिखाने लगा। उन्होंने आपके विरुद्ध चरित्रहीनता का आरोप लगाया है। कैसे? उन्होंने आप पर बिना उन्हें तलाक दिए ही दूसरे विवाह का आरोप लगाया है। प्रमाण के तौर पर उन्होंने अपने हॉस्पिटल में मिसेस सिप्रा के पति के रूप में सिप्रा के केस को साक्षी पेश किया है और इसी आधार पर कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसके अनुसार आप वहां अब नहीं जा सकते। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। यह हो सकता है कि विकास की आवाज़ दहाड़ के बजाय मिनमिनियानी जैसी सी लग रही थी और वह बरामदे में पड़ी कुर्सी पर थम से बैठ गया। आज उसकी अकल ठिकाने आ गई थी। डॉक्टर निहारिका ने उससे उसकी सही औकात दिखा दी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर निहारिका ने विकास के साथ जो किया वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।